नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपकी जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी का दोनों का कॉमन पेपर था। लेकिन जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन इकोलॉजी आपके बॉटनी वाले पेपर में नहीं है, वो जूलॉजी वाले पेपर में है। एक पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरी कम्युनिटी इकोलॉजी, ये दोनों आपके जूलॉजी के सेकेंड पेपर में है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में हम 3 तरीके के कर्व पढ़ते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से कंट्रोल होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को अब समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी बार बार आपके क्या होंगी, रिपीट होंगी पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो अगर वो चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। आप जब पॉपुलेशन इकोलॉजी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक टर्म आएगा कैरिंग कैपेसिटी, बार बार ये टर्म आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ से अगर आप वर्ड को तोड़ के देखें, साइंस में अगर आप वर्ड को तोड़कर समझना जान गए तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी की, ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में कैरिंग कैपेसिटी बार बार आएगा। कैरिंग कैपेसिटी, अब सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी, जिसको कि हम क्षमता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इसकी हिंदी कि किसी चीज़ को करने की आपकी कैपेसिटी है कि नहीं। लाइक आपका वेट ही 50 kg है और आपको उठाने को 60 kg दे दिया जाए तो आपकी कैपेसिटी नहीं है उसे उठाने की। तो यही बात है, किसी चीज़ को कैरी करने की आपकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, हम इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे। एक जनरल सेंस में मैंने आपको बताया कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आप सभी थोड़ा सा ये मैथमेटिकल चलता है, तो कैरिंग कैपेसिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी के सिमिलर साउंड कर रहा है। ये मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल होते हैं जो पर्टिकुलर फॉर किसी स्पीसीज़ के लिए, दैट द इन्वायरमेंट कैन कैरी और सस्टेन। किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, एक स्पीसीज़ के कितने नंबर को, ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन है उसमें ये 2 स्पीसीज़ पाई जा रही है। ठीक है, तो पहली स्पीसीज़ और ये दूसरी स्पीसीज़, इन दोनों की स्पीसीज़ की कितने इंडिविजुअल को पॉपुलेशन कैरी कर सकता है, मतलब एरिया रहने के लिए इतना ही है और यहाँ पे 2000 लोग रहें, ठीक है, 200K पीपल्स, तो ये इसको कैरी नहीं कर पाएगा। ये एक बात है कि अगर ट्रेन में जो कैपेसिटी है, ट्रेन के एक बॉक्स की कैपेसिटी 6 लोगों की है और अगर उसमें जाके 10 लोग बैठ जाते हैं तो ट्रेन क्या होती है, ओवरलोड हो जाती है। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, किसी चीज़ को ले जाने की क्षमता, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ में कितने इंडिविजुअल वो रख पाएगा इन्वायरमेंट, वो पॉपुलेशन, उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, कुछ इस तरीके से आप समझेंगे इस ग्राफ को। जो कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ होता है, आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं इसे बना के समझाती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ है, यहाँ पे 2 चीज़ें ली गई हैं। मान लीजिए ये आप कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिया गया है, टाइम लिया गया है और यहाँ पे इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, यहाँ पे एक ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिलेगा इस तरीके का, और इसी को हम के कह रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे एक और ग्राफ आपने देखा होगा, मैं इस तरीके का बनाते चलूँ तो यहाँ पे आपने एक ग्राफ इस तरीके से देखा होगा, 1 मिनट, इस तरीके का ग्राफ, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात तो ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। ठीक है, समय के साथ कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज़ एक हद तक ही क्या करेगी, चीज़ों को ले जा पाएगी, उसकी कैपेसिटी एक क्या होगी, अमाउंट तक ही रहेगी। इसी को हम क्या करें, कैरिंग कैपेसिटी। अगर इसके ऊपर जा रही है तो उसे हम कह देंगे ओवर प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। नीचे बहुत ज़्यादा आ जा रही है तो लॉस, और साथ में चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है,
इसी चीज़ को हम ऐसे समझते हैं। ये डायग्राम आप चाहें जो मैंने बनाया था उसे बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यही बात यहाँ बताई गई है कि ये एक ग्रोथ कर्व बताया गया है टाइम के साथ पॉपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे आप पहला लाइन देख रहे हैं रेड कलर का, ये कैरिंग कैपेसिटी है। और कैरिंग कैपेसिटी क्या बताती है? ये बताती है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ रीजन दैट इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपने अपने इन्वायरमेंट वाला जो आपका बॉटनी का पेपर है उसमें बहुत अच्छे से सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन का मतलब होता है कितना रख पा रहा है इन्वायरमेंट, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना वो सपोर्ट कर पा रहा है कि इतने को। तो यहाँ तक की चीज़ों को, किसी भी यहाँ तक की चीज़ों को एक मानक है, स्टैंडर्ड है, इसको माने हैं हम लोग, मान लेते हैं। यहाँ तक की चीज़ों को ये बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ अगर ग्रोथ हो रहा है और बहुत ऊपर, इससे ऊपर चला गया तो ओवरशूट हो जा रहा है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो जाएगा तो क्या होगा? डाई ऑफ होंगे, पॉपुलेशन में चीज़ें मरेंगी। इसी तरीके से क्या हो रहा है? अनस्टेबल, ये क्या हो गया? अनस्टेबल ये है, ठीक है। ये देख रहे हैं इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये फ्लक्चुएशन होता है पॉपुलेशन में अबव बिलो द कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है? मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी को बता रहा है, कहीं पे बढ़ जा रही, कहीं घट जा रही, कहीं बढ़ जा रही, कहीं घट जा रही है। ये क्या है? अनस्टेबल, चेंजेबल नहीं है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है? एक और यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ डिग्रेड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? इस तरीके से एकदम नीचे चला जा रहा है। ये क्या होगा? नीचे को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्रेड हो जा रही है। डिग्रेड कैरिंग कैपेसिटी क्या कहता है? ड्यू टू रिसोर्स डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन ओवरशूट कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए कि जिस रिसोर्स के लिए लोग आप क्या कर रहे थे, जैसे कोई गेहूं का एरिया था, उसके लिए लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, उसके लिए उसी पे उनका क्या था? जीना था। लेकिन क्या हो? पूरा एरिया ही डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए। तो कैरिंग कैपेसिटी कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम? पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वो क्षमता है जहाँ तक एक स्पीसीज को, इंडिविजुअल में पाए जाने वाली स्पीसीज को, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फूड प्रोवाइड कर सकता है और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। अब दो चीज़ों के बारे में हम और जानेंगे जिसमें आप क्या आते हैं? आर सेलेक्टेड स्पीसीज, के सेलेक्टेड स्पीसीज। इसको जानने की जरूरत इसलिए है आपको क्योंकि आर और के का यूज़ हम करेंगे जब हम ग्रोथ कर्व्स पढ़ेंगे। 3 तरीके के ग्रोथ कर्व आप पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आपका होने वाला है ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और के को हम क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को। तो अब मैं के और आर वहाँ पे लिख दूंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में 2 तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं, 2 तरीके का इन्वायरमेंट पाया जाता है। एक होता है अनस्टेबल इन्वायरमेंट जो कि डेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है, डेंसिटी से उसको कोई लेना देना नहीं होता। डेंसिटी क्या होती है ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। और एक होता है स्टेबल इन्वायरमेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। अब आर सेलेक्टेड जो स्पीसीज हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं, इनके कुछ कैरेक्टर और के सेलेक्टेड स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर हैं, और इस कैरेक्टर का यूज हुआ है जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे। अब हम आर सेलेक्टेड स्पीसीज की अगर बात करते हैं तो ये ऐसे स्पीसीज होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टर हैं। जैसे इनके साइज की हम अगर बात कर लें, ऑर्गेनिज्म की साइज, इनके जो ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड होते हैं उनकी साइज क्या होती है? वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि वहीं अगर आर के की बात की जाए तो वो के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं? ये स्पीसीज क्या होती हैं? के सेलेक्टेड लार्ज होती हैं। अगर और आप आर और के स्पीसीज की बात करें तो ये क्या होता है? आप सोचेंगे इसका मीनिंग क्या है? तो भाई ये कोई मीनिंग नहीं देता है, बस ये 2 स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है या सिलेक्शन के बारे में बताता है इन्वायरमेंट के। जो आर है और के है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट मैकआर्थर, ठीक है, रॉबर्ट मैकआर्थर और एडवर्ड विल्सन। ये नाम आप नोट कर लीजिए। इसको देने वाले साइंटिस्ट क्या थे? 2 साइंटिस्ट थे, आपके रॉबर्ट मैकआर्थर और एडवर्ड विल्सन। इन्होंने इन्वायरमेंट कंडीशन के बेसिस पे ये 2 टर्म दे दिए थे कि 2 स्पीसीज में डिवाइड कर दिया था। आर जो था वो क्या बताता था? इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत कम थी इनके अंदर। और जबकि के की हम बात करते हैं तो के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या था? ये मोर और लेस स्टेबल पॉपुलेशन थे, स्टेबिलिटी इनमें ज़्यादा थी। अभी आप जानेंगे कैसे, ठीक है। तो इन दोनों की मीनिंग कुछ नहीं होते आर एंड के का, बस इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आप अल्फा बीटा गामा रेज की बात कर ले या एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती है? एक्स का मतलब क्या?
एक्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। एक्स कोई रेज का नाम नहीं, बस उसकी नाम कर दिया। जैसे आप एक बॉडी है और आपकी नेमिंग कर दी जाती है, अंकिता, प्रिया, कुछ भी, जो भी नाम दे दिया जाए, उसी तरीके से इनकी भी नेमिंग की गई है इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट के नाम आपको पता चल गया। अब आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में जानिए। आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं, इनमें ऑर्गेनिज्म का साइज स्मॉल होता है और ये लार्ज होती हैं। एनर्जी जो इनमें यूज़ की जाती है हर इंडिविजुअल के लिए, ये बहुत लो एनर्जी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, कई सारे रिप्रोडक्शन, जैसे एक साथ में 6-7 बच्चों का रिप्रोडक्शन, चाइल्ड का रिप्रोडक्शन, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, करते हैं, ठीक है। और वहीं यहाँ पे एनर्जी का यूज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है हर इंडिविजुअल में। जैसे आप ह्यूमन की पॉपुलेशन ले लें, अगर उनकी 2 चाइल्ड है तो अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी का यूज़ करेंगे उन चाइल्ड के ग्रोथ के लिए। ऑफ स्प्री इसमें जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं मेनी होते हैं और इसमें कुछ होते हैं। मैचुरेशन का टाइम इसमें देखा जाए बहुत जल्दी होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज में, लेकिन इनमें जैसे आपके डॉग वगैरह की आप देख लेंगे, और जो ग्रोथ होती है उनकी कितनी जल्दी होती है मैचुरेशन, जबकि वहीं ह्यूमंस का कितना लंबा टाइम लेता है एक बच्चा होने में, बनने में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर स्पीसीज की बहुत शॉर्ट होती है और इनकी बहुत लॉन्ग होती है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इनमें एक बार होते हैं, या पीरियोडिक हो सकते हैं, या सीजनल हो सकते हैं। 1 आप इससे मत समझिए, मोर देन 1 का मतलब है 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, इस तरीके से आप समझिए। और ये एक ही बार में कई सारे स्पीसीज, जैसे आपको मैंने बैम्बू स्पीसीज के बारे में बताया था, तो बैम्बू क्या करता है, एक बार इतना सारे बैम्बू को स्पीसीज को जन्म दे देता है कि वो फिर डेथ ही हो जाती है उस पेरेंट की। सर्वाइवरशिप कर्व मैंने आपको बताया था, तो वहाँ भी मैंने आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बताया था। सर्वाइवरशिप कर्व भी इससे रिलेटेड है। जो आपका टाइप 3 पाया जाता है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके सॉरी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, नहीं सॉरी सही है। सर्वाइवरशिप कर्व जो होता है ये क्या होता है, टाइप 3 जो होता है ये पाया जाता है। टाइप 3 के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट, जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी मॉर्टेलिटी, उनका जो डेथ रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ये क्या होते हैं, इनमें जो एनर्जी का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन पे अपना इन्वेस्ट करते हैं एनर्जी। वहीं अगर के सेलेक्टेड स्पीसीज़ की बात की जाए, ये टाइप 1 या टाइप 2 में बिलोंग करते हैं। जैसे आपका ह्यूमन टाइप 1 में भी आ जाता है, टाइप 2 में। टाइप 1 क्या था आपका, टाइप 1 इसमें क्या था आपका, ये वाला, ये जो था, ठीक है। और टाइप 2 की बात करें सीधा वाला, और टाइप 3 ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें, आपका टाइप 1 में आपका आ जाता है ये, ठीक है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो टाइप 1 में आ गया ये, ठीक है। टाइप 2 आपका सीधा जाता है, और टाइप 3 यहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा होगी, और ये टाइम हो गया, और ये क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ पे चलते हैं। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ये क्या बताता है, नंबर में चेंज बताता है, किसी इंडिविजुअल के नंबर में कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ किसी पॉपुलेशन में। मतलब ये कोई पॉपुलेशन है, इसमें कितना नंबर्स ऐड हुए और कितने गए, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कहते हैं। और ये ग्रोथ केवल ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा कि पॉपुलेशन केवल और केवल इंक्रीज करेगी, इस मार्क का मतलब मेरे इंक्रीज होता है। और यही अगर मैंने फिर से लिख देती हूँ मैं, इंक्रीज, ओके। अगर कहीं भी इस तरीके का नोट्स में रिप्रेजेंटेशन है तो उसका मतलब है इंक्रीज, और इस तरीके का है तो उसका मतलब है डिक्रीज, मतलब घटना। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज ही करेगी, उसमें डिक्रीज भी होता है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको हम जानने के लिए 4 फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। वो आपके फैक्टर है बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। बर्थ का मतलब क्या है, आपकी नेटेलिटी। डेथ का मतलब है मॉर्टेलिटी। इमिग्रेशन का मतलब होता है एग्जिट, मतलब किसी पॉपुलेशन से बाहर जाना। आई माइग्रेशन, ई से आप समझिएगा एग्जिट, और आई माइग्रेशन का मतलब होता है बर्थ। तो अगर आप रिलेट करना चाहें तो बर्थ और आई माइग्रेशन ये दोनों क्या है, रिलेटेबल है। मतलब जन्म हो रहा तो भी कोई आ रहा है, और ई माइग्रेट मतलब कोई आ रहा है किसी और जगह से पॉपुलेशन में तो भी वो आ रहा है, इस तरीके से। और डेथ का मतलब कम हुए, और ई माइग्रेशन का मतलब छोड़ के चले गए, दोनों इक्वल है। अभी आप डायग्राम से समझेंगे। पॉपुलेशन 2 तरीके से हो सकती है, क्लोज तरीके की और ओपन तरीके की। क्लोज पॉपुलेशन में हम केवल 2 फैक्टर्स की बात करते हैं, बर्थ की और डेथ की, ठीक है, बर्थ और डेथ की। और हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है, आर से। आर की जो बताता है वो क्या बताता है आपका,
ग्रोथ के बारे में। और ओपन पॉपुलेशन में हम चारों फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें आपका डेथ, बर्थ, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन तीनों आएगा, ठीक है, इन चीज़ों को। और यहाँ पे अगर डेथ और बर्थ की बात करें तो उसे हम इस तरीके से, जो आपका बर्थ है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, बर्थ बी, और डेथ को डी से, और आर ग्रोथ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं कि अगर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा डेथ रेट से तो क्या होगा, पॉपुलेशन पॉजिटिव रहेगी, मतलब वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिविटी है। और अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से तो पॉपुलेशन क्या होगी, निगेटिव होगी, मतलब वहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब पॉपुलेशन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मैंने बताया था कि ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है कि बर्थ हो रही है और इमिग्रेशन हो रहा है, एंट्री हो रही है। ये पॉपुलेशन कैसा, ओपन पॉपुलेशन, क्लोज नहीं। क्लोज पॉपुलेशन में हम केवल डेथ और बर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे बर्थ हो रहा है और एंट्री हो रही है, दोनों चीज़ें आप सिमिलरली मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, डेथ हो रही है या इमाइग्रेशन हो रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या करें, लॉस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसी इन्वायरमेंट में क्या होता है, सडन चेंज होता है जो बर्थ और डेथ रेट में क्या करता है, चीज़ों को बताता है। इकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट लिमिट और प्रमोट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कुछ चीज़ों से समझेंगे। उसके लिए हमने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि हम अज्यूम करते हैं, ऐसा तो 2 कंडीशन है कि अज्यूम करते हैं कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, मतलब आपके पास फूड अनलिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है, आप उसको चाहे जितना खर्च करिए, जो कि होता नहीं है। सारी चीज़ें लिमिट में होती हैं, जैसे हमारी वाटर लिमिट में है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन लिमिटेड है, 21% ही पाया जा रहा है। और अगर आप उसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वो क्या है, लिमिटेड है। और आप ऐसा मान रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन में कोई चीज़ अनलिमिटेड है। अगर कोई चीज़ अनलिमिटेड है यानी कि पूरी तरीके से जो वो उसके फेवर में है, ठीक है, उस तरीके की कंडीशन को हम कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कर्व, जो ग्रोथ कर्व बनेगा, ये ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, तो जे शेप का बनेगा। जे शेप का कर्व अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें 2 तरीके के ब्रीडर पाए जाएंगे, एक पीरियोडिक ब्रीडर, दूसरे कॉन्टिन्यूअस। एक पीरियड पे ही ये ब्रीड करेंगे और कॉन्टिन्यूअसली जो ब्रीडिंग होती है जैसे बैक्टीरिया वगैरह की, तो इनमें कोई टाइम नहीं होता कि ये अब ब्रीड करेंगे, हमेशा उनकी डिवाइडेशन चलता रहता है और वो ग्रोथ करते रहते हैं। जो पीरियोडिक ब्रीडर होंगे वो एक तरीके का ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसे हम आर, अब यहाँ आर आ गया। आर में क्या बताया था कि कोई फैक्टर नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ें उनको मिल रही हैं, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, उनमें स्पीसीज क्या है और ज़्यादा रिप्रोडक्शन पे ध्यान दे रही हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ मैंने आर की बात की थी। ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम साउंड करेंगे आर नॉट, ठीक है, या आर जीरो भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन है और चीज़ें लिमिटेड हैं, जो कि सही बात है, असली बात यही बताता है कि जैसे आपने निश पढ़ा था तो वहाँ पे रियलाइज्ड निच और क्या पढ़ा था, फंडामेंटल निच। फंडामेंटल निच था क्या, अज्यूम कर लेना सारी चीज़ें मेरी हैं, लेकिन एक्चुअली में सारी चीज़ें आपकी नहीं है। एक कमरा है, अगर उसमें 2 लोग रह रहे हैं तो वही पार्ट आपका है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, ठीक है, वही बात यहाँ हो रही है। अनफेवरेबल कंडीशन कभी भी नहीं होता, कंडीशन हमेशा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन कभी नहीं होता है, वो एक अजम्पशन है। अनफेवरेबल कंडीशन ही पाया जाता है, सोर्सेज लिमिटेड है, उसी में आपको काम चलाना है। ये रिप्रेजेंट करता है एस शेप का कर्व और इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो मैं आपको आगे पढ़ाते वक्त बताऊंगी, उस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो नाम उस साइंटिस्ट के डिस्कवरर के नाम पे है। चलिए देखते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या करते हैं, ये इंक्रीज बताते हैं, रैपिड ग्रोथ बताते हैं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, जैसा कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में हो रहा था, ग्रोथ वहाँ पे बहुत रैपिड था, ठीक है, जबकि के सेलेक्टेड में क्या था, धीरे धीरे था। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पॉपुलेशन ग्रोथ को पीरियोडिक ब्रीडर बताता है। जैसे इसके एग्जांपल हैं, ये एनुअल ब्रीडर्स हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं, लार्ज प्लांट्स हो सकते हैं, गोट हो सकता है, हॉर्स हो सकता है। ये बताता है कि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करेगी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कोई इसका लिमिटेशन नहीं, हमेशा इंक्रीज ही कर जाएगी, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड इज लार्जर विथ ईच टाइम पीरियड, हमेशा इसमें इंडिविजुअल ऐड ही होते जाएंगे, ऐड ही होते जाएंगे, ऐसा होता नहीं है।
ग्रोथ इज कांस्टेंट, ग्रोथ कांस्टेंट है, कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द पॉपुलेशन साइज इन 1 ईयर टू द पॉपुलेशन साइज ऑफ द सेम टाइम एट प्रीवियस ईयर। ऐसा माना जाएगा कि जितना प्रीवियस ईयर में बर्थ हुआ था उसी तरीके से इस ईयर में भी बर्थ होगा, और ये रिजल्ट करते हैं जे शेप कर्व को। इसको हम कहते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। जो R0 आप लिख रहे हैं उसे हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट फीमेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इज कॉल्ड नेट रिप्रोडक्टिव रेट। जितना एक फीमेल ने रिप्रोड्यूस किया नेट ऑफस्प्रिंग उसे हम क्या कह रहे हैं R0। और इस तरीके का कुछ ग्रोथ कर्व इनमें देखा जाता है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। टाइम के साथ आप देख रहे हैं बढ़ते ही जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे कैरिंग कैपेसिटी क्या बता रही थी, कैरिंग कैपेसिटी इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो कह रही थी कि एक लिमिट के बाद कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इन्वायरमेंट में पाया नहीं जाता है, ओके। ये एक अजम्पशन है। इस ग्रोथ को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन बताया है पॉपुलेशन का टाइम के साथ, कि अगर बर्थ ज़्यादा है तो बर्थ ज़्यादा है डेथ से, तो उसे हम कहेंगे अगर बर्थ और डेथ इक्वल है तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपका जो R0 ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा 1 होगा। बर्थ और डेथ दोनों समान ज़्यादा हैं, क्या है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम में पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ ज़्यादा है और डेथ क्या है, कम है, तो वो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा कह रहा है कि अगर डेथ ज़्यादा है और बर्थ कम है तो उसमें क्या होगा, डिक्लाइन होगा, मतलब किसी चीज़ में डेथ ज़्यादा हो रही है। इसको इस 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम में है, बर्थ ज़्यादा है, डेथ ज़्यादा है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, इसके फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट फार्मूला लिख के आपको दे देगा और बोलेगा कि कौन सा ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन से कर्व को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि NT इज इक्वल टू N0 R0 के पावर T। ये फॉर्मूला क्या है, जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे T जो है वो नंबर ऑफ जनरेशन को बता रहा है, N0 इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की नंबर कितनी है इनिशियली, और NF को हम NT भी कहते हैं, फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, और R0 तो आप जा रहे हैं, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ जनरेशन दे दिया है कि कितने टाइम में कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन का नंबर बता दे आपको, ठीक। इनिशियल नंबर बता दे पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन इनिशियली कितना था, ठीक है, पहले पॉपुलेशन कितना था, जनरेशन हर साल कितना हो रहा है, कितने इंडिविजुअल, मान लीजिए पहले 100 था, हर साल 10 का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, इनिशियल नंबर पता चल गया, टाइम पता चल गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आसानी से फाइनल पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी टाइम पे, ठीक है। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सेकंड है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय R। अब R के कैरेक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि क्या है। इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली ब्रीड करेंगे, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, इंटरनल पैरासाइट, कुछ इंसेक्ट और ह्यूमन। ये आप देख रहे हैं हर जगह आ जा रहा है। ये बेचारा बिना पेंदी का लोटा हो गया, ना इधर है ना उधर है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड दोनों में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में भी है, आप पढ़ेंगे तो लॉजिस्टिक में भी पाया जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है कि हम मान रहे हैं ऐसा कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, जैसा होता नहीं है, बस ये हमने माना है इस बात को, जैसे आप मैथ्स में मान लेते हैं। ये एक बात को बताती है, इसको निकालने का एक तरीका है कि आप कैसे इसको निकालेंगे, पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ डेल्टा n, ठीक है, मतलब किसी पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ, टाइम के साथ किसी पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, ठीक है। टू बी रिटन द नंबर ऑफ बर्थ एट टाइम इंटरवल माइनस टू द नंबर ऑफ बर्थ, मतलब किसी पॉपुलेशन में, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए फॉर्मूला से, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें नंबर में, पॉपुलेशन के नंबर में टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, किसमें, उसके बर्थ में, ठीक है, बर्थ में और उसके डेथ में। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं क्या,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डेल्टा को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए, अगर डेल लिखिए या डी लिखिए एक ही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डी से लिख सकते हैं, आप सबने पहले भी बर्थ माइनस डेथ पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लेना चाहें तो एन देख सकते हैं आप, एन को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। एन को हमने कॉमन निकाल लिया, अब बचा बी माइनस डी, बी और माइनस डी को हमने एक कोष्टक में कर दिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको टोटली हम क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या था, बर्थ माइनस डेथ। आर मैंने बताया था ग्रोथ रेट के बारे में, बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो हम इसे सिंपल आर लिख सकते हैं, आर एन लिख दिया। इसी बात को हमने थोड़ा छोटा कर दिया बस, और कुछ नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से। आर क्या है आपका, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है। आर के बारे में मैंने बताया था कि ग्रोथ कितना हो रहा है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आर में आपके बर्थ माइनस डेथ आ जाता है, बर्थ में से डेथ को घटा देंगे तो आपका ग्रोथ रेट निकल जाएगा, ठीक। कितना बर्थ हुआ माइनस कितना डेथ हुआ, ग्रोथ आपको पता चल जाएगी। 10 लोग बर्थ हुए, 5 लोग मर गए, ग्रोथ कितने की हुई, 5 की हुई, ठीक है। ये यहाँ पे से समझिएगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन को हम NF से लिखते हैं, इसको हम N0 क्या था आपको पता है, आगे बताया था, प्लस DN/dt, ठीक है। या R इज इक्वल टू NT माइनस N0 अपॉन N0, मतलब इसका केवल अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, आप इस फॉर्मूला को कंसीडर करके चलिए। अगर आप इसको नहीं भी जानना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसके साथ जाइए, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम यहाँ से पूछेगा, ठीक है। DN माइनस D2 मतलब समय के साथ किसी पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, इज इक्वल टू वही बताता है कि बर्थ और डेथ में कितना चेंज हुआ। ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर बात करें, यहाँ पे उसी का रिप्रेजेंटेशन बताया है DN/dt का। एन क्या है, पॉपुलेशन की साइज है। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में पर कैपिटा ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है बायोटिक पोटेंशियल के हिसाब से। आर इज इक्वल टू बी माइनस डी। बी क्या है, पर कैपिटा बर्थ रेट, डी क्या है, पर कैपिटा डेथ रेट। यही बात यहीं पे बताई गई है, ठीक है, वही बात बार बार। इसका आप थोड़ा सा आर के बारे में यहाँ चीज़ें दी हुई हैं कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, आइडिया है कि अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है तो इस वजह से ये इंट्रिंसिकली ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं पाया जा रहा है, मतलब ग्रोथ कब आपकी चीज़ें अनलिमिटेड कब होंगी, जब उसके लिए कोई पाया नहीं जाएगा, ठीक है। एक जैसे कि किसी भी इन्वायरमेंट में किसी चीज़ को रोकने के लिए, जैसे कोई चीज़ है, जैसे प्रीडेशन होगा, कंपटीशन होगा, पैरासिटिज्म होगा, मतलब कोई एग्ज़ाम आपका हो रहा है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, एग्ज़ाम में जाइए, आप लिख के आइए, आपको जॉब मिल जाएगी, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल है। अगर वहाँ पे क्या हो रही, कोई लिमिटेशन ही नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, लिमिटेशन होती है, आप कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, तब जाके कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, यही बात यहाँ कही गई है, ठीक है। पोटेंशियल जो है, बायोटिक पोटेंशियल, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे माउस का पोटेंशियल अलग है, वो कई सारे चाइल्ड को बर्थ देता है छोटे छोटे, एलिफेंट का अलग है, यही बात यहाँ बताई है। इसका जो ग्रोथ कर्व होता है इस तरीके से जे शेप का पाया जाता है, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इस तरीके से, ये हो गया आपका पॉपुलेशन की साइज, ठीक है। पॉपुलेशन की साइज यहाँ पे इस ऊपर जाएगी, और ये हो गया आपका टाइम, और कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे अनलिमिटेड, और कैरिंग कैपेसिटी ये आपकी है, इससे काफ़ी ऊपर चला जाता है, जो कि पाया नहीं जाता है। थर्ड आपका है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की हम बात करें, इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से इसका रिप्रेजेंटेशन है। रीजन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का है क्या है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है अप्रोप्रिएट हर सिचुएशन में नहीं होती है, ऐसा होता ही नहीं है कि जो आपके लिए कंपटीशन ना पा जाए, आपको जॉब ऐसे ही मिल जाएगी, वही वाली बात हो गई, ऐसा नहीं होता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज दैट ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इनडेफिनेटली, मतलब कितनी कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की जो सपोर्ट कर सकता है इन चीज़ों की, कि 10 लोगों की कैपेसिटी है तो उसमें 10 ही बैठेंगे। ऑटो रिक्शा की कैपेसिटी 3 की है, उसमें 3 ही बैठे। व्हीकल जो आपका बाईसाइकिल होता है उसकी कैपेसिटी 2 की है तो उस पर 2 ही बैठे, ठीक है, उसका नाम है बायसाइकिल, ठीक है। आप उसको 3 व्हीलर 2 व्हीलर क्यों नाम है उसका, कैपेसिटी को बता रहा है, ठीक है। वही बात है कि इन्वायरमेंट में कैपेसिटी के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी झेल सकता है इन्वायरमेंट, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है कि स्पीसीज कितना है, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज कितना है, ठीक है।
लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपका कंपटीशन भी पाया जाएगा, प्रेडेशन भी पाया जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन भी पाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला है dn/dt इज इक्वल टू Rn। ये क्या चीज़ है? इतना फॉर्मूला तो आपने पहले एक्सपोनेंशियल में पढ़ लिया। अब इसी में क्या हो जाता है, k माइनस एन अपॉन के को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। dn/dt Rn क्या है ये सब आपको पता है। अब k क्या है, मतलब पॉपुलेशन की साइज बता रहा है, और k कैरिंग कैपेसिटी बता रहा है। k माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल दैट इन्वायरमेंट कैन अकोमोडेट, मतलब कितना अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं, क्या नया चीज़। जैसे छोटे बच्चे, किसी छोटे बच्चे को बताया जाता था पहले बचपन में कि बादल में जो उड़ रही हो चिड़िया है, ठीक है, तो चिड़िया को वो जान गया, उसके दिमाग में ये बात थी, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ अकोमोडेशन क्या है। और दूसरा एग्जाम्पल आप जब दूसरी बार देखा तो एरोप्लेन उड़ रही थी, वो समझा कि वो चिड़िया है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या था, एरोप्लेन था। फिर वो उस चीज़ को क्या किया, नए चीज़ को एकोमोडेट किया अपने दिमाग के अंदर कि नहीं ये एरोप्लेन है और वो चिड़िया है। तो वही है कि इन पॉपुलेशन में भी क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, किसी चीज़ को अकोमोडेट किया जाता है, तो उसी को हम कह रहे हैं k माइनस एन। और k माइनस एन बाई के क्या है, फ्रैक्शन ऑफ k दैट स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट व्हेन n इज इक्वल टू k बाई 2। अगर जो है कैपेसिटी डिवाइडेड बाई 2 है तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ग्रोथ पॉपुलेशन एज इट के फॉर इन्वायरमेंट, ये लिमिटेड रिसोर्स लीड करता है। सिग्मॉइड कर्व रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को एक और नाम से जानते हैं, वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्हर्स्ट जो वर्हर्स्ट पर्ल थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। वर्हर्स्ट आप हर्स्ट नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे एल क्या साइलेंट है, तो इसीलिए वजह से आप इसे वर्हर्स्ट पर्ल बोलेंगे, ठीक है। वर्हर्स्ट हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ पर्ल, लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलेंगे क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। आपने जे शेप कर्व में क्या देखा था, इसको मैं बता दूँ, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ बता देती हूँ। कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। ये आपका हो गया पॉपुलेशन का साइज टाइम के साथ, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके का। ये P हो गया, P साइज, और ये टाइम हो गया। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि इतनी ही कैपेसिटी इसकी है। और वहीं अगर आप जे शेप की कर्व की बात करें तो जे शेप कर्व क्या दिखा रहा था, जे शेप ऐसा जा रहा था, जो आपके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कैरिंग कैपेसिटी को फॉलो करने वाला यही है। तो होप आप जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, ठीक है, और आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, तीनों बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। कैरिंग कैपेसिटी समझ में आ गई होगी, आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज समझ में आ गए होंगे, और उन्हें बताने वाले कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है लेक्चर, तो प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है, वरना आप नहीं देखेंगे तो लॉस मेरा नहीं, मैंने पढ़ा दिया, एग्जाम में आपके आएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।